प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड, जिसको क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी कहा जाता है या सामान्य भाषा में रक्त का जमना। तो आज इसके बारे में डिटेल में पढ़ें। इसको जैसा कि देखिए इसमें क्लॉटिंग का जो ये दिखाया गया है कि ओवरऑल जो क्लॉटिंग होती है उसमें नेटवर्क का निर्माण होता है, फाइब्रिन होता है, जो फाइब्रिन से नेटवर्क का निर्माण होता है जिसमें WBC RBC और प्लेटलेट सारे इंटेंगल हो जाते हैं। तो ये फाइनल स्टेज का फिगर दिया गया है। अब यहाँ क्लॉटिंग को, प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग को समझने के लिए बॉडी के अंदर दो प्रकार के सिस्टम काम करते हैं, जो कि इस डायग्राम में शो किया गया है। इस डायग्राम में शो किया गया है, एक कहलाता है एक्सट्रिंसिक सिस्टम, और जैसा कि स्पष्ट है कि एक्सट्रिंसिक सिस्टम जो होता है एक्टिवेट होता है, यानी इनिशिएट होता है, ये उत्तेजित होता है बाहरी आघात के द्वारा, इसलिए एक्सट्रिंसिक नाम भी है। एक्सट्रिंसिक माने बाहर से आघात पहुंचता है, जिसके वजह से ब्लड वेसल्स चाहे टिश्यू डैमेज होता है, तो उसके वजह से जो है ये इनिशिएट होता है, स्टिमुलेट होता है। दूसरी ओर इस फिगर में दर्शाया गया है इंट्रिंसिक सिस्टम। इंट्रिंसिक सिस्टम इटसेल्फ ब्लड के अंदर इनिशिएट होता है, तो इंट्रिंसिक सिस्टम कहा जाता है। तो आगे हम बताएंगे इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या होता है, वो बताएंगे। तो ओवरऑल जो प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग है उसमें जस्ट इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। वो 13 फैक्टर कहाँ कहाँ कार्य करते हैं और कैसे कैसे कार्य करते हैं, वो इस फिगर में बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जब एक्सट्रिंसिक सिस्टम इनिशिएट होता है, स्टिमुलेट होता है, तो आप यहाँ देख रहे हैं इसमें टिश्यू चूँकि डैमेज होगा, तो टिश्यू के द्वारा जो फैक्टर है थ्रोम्बोप्लास्टिन, देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन ये फैक्टर, इसके बाद फैक्टर 4 कैल्शियम, फैक्टर 7, ये सब इनिशिएट होता है, और इन सब के द्वारा जो है ओवरऑल फैक्टर 10 स्टाउट फैक्टर जो है ये एक्टिवेट होता है। जब यही प्रक्रिया इंट्रिंसिक फैक्टर द्वारा स्टिमुलेट होता है, तो देखिए इसमें कौन कौन से फैक्टर यहाँ हेल्प करते हैं इंट्रिंसिक सिस्टम को स्टिमुलेट करने में। यहाँ देखिए फैक्टर 12, फैक्टर 11, फैक्टर 9, फैक्टर 8 और फैक्टर 4। तो ये सिंपल, इसे इस तरह से फैक्टर के संख्या द्वारा याद किया जा सकता है। तो इससे ओवरऑल इन दोनों प्रक्रिया द्वारा जो है ये। अब प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन को समझने के लिए देखिए 3 स्टेज शो किया गया है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो स्टेज 1 में बहुत सिंपल, स्टेज 1 में ओवरऑल जो है प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेशन होता है। ये जितने प्रक्रिया चाहे एक्सट्रिंसिक सिस्टम द्वारा हो रहा हो चाहे इंट्रिंसिक सिस्टम द्वारा हो रहा हो, वो ओवरऑल प्रोथ्रोम्बिन स्टिमुलेट कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, सक्रिय हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर इतने, चाहे इस ओर से चाहे इस ओर से, ये सारे फैक्टर जो है प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर रहा है। ये स्टेज 1 हुआ। दूसरा स्टेज 2 जिसमें प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्सन हो रहा है, बदल रहा है, जिसमें सारे चीज़ जो है इसमें हेल्प कर रहे हैं, ये है। और तीसरा और फाइनल स्टेज है जो है ये फैक्टर 1 जो है फाइब्रिनोजन से थ्रोम्बिन जो बना इसके साथ मिलकर सोल्यूबल फाइब्रिन बनाता है। सोल्यूबल फाइब्रिन जिसे क्लॉट कहा जाता है, लेकिन इसे पुनः जो है स्टेबलाइज करने के लिए लास्ट फैक्टर, फैक्टर नंबर 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर से ये सोल्यूबल फाइब्रिन से इनसोल्यूबल फाइब्रिन में बदल जाता है। इसी को ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। तो इस डायग्राम के द्वारा ओवरऑल पिक्चर समझ में आ जाता है कि किस तरह से ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रहा है, ये सारी चीज़ समझ में आता है। अब
जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये याद करने की कोशिश करें कि जो 13 क्लोटिंग फैक्टर है वो 13 क्लोटिंग फैक्टर का नाम याद करने की कोशिश करें। और इस टेबल में अच्छी तरह से ये दिया गया कौन कौन फैक्टर के नाम क्या है, और इसको ध्यान से अगर देखा जाए तो इसे याद आसानी से किया जा सकता है। फैक्टर 1 फाइब्रिनोजेन है, और थोड़ा थोड़ा इनका वर्क भी है तो ये भी ध्यान में रखा जा सकता है, आसानी से याद किया जा सकता है। फाइब्रिनोजेन से जो लास्ट स्टेज में था हेल्प इन कन्वर्सन ऑफ फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन जो लास्ट स्टेज है, तो ये इसमें इसकी आवश्यकता है। फैक्टर 2 को प्रोथ्रोम्बिन कहा जाएगा। तो प्रोथ्रोम्बिन जो है इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ थ्रोम्बिन, क्योंकि थ्रोम्बिन से ही प्रोथ्रोम्बिन बन रहा है, तो ये प्रिकर्सर हुआ है इसका। फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो हम अभी जो टेबल जो इसके ऊपर वाले टेबल में जो देखें तो फैक्टर 3 जो है एक्सटेंजिक पाथवे का है, तो टिश्यू डैमेज करता है तो ये तो डायग्राम को भी ध्यान में रखेंगे तो इसका रिस्पांस भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फैक्टर 4 जो है कैल्शियम, कैल्शियम एक क्लोटिंग प्रोसेस में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसको कहा जाएगा एसेंशियल इन ऑल स्टेजेज ऑफ कोगुलेशन। कोगुलेशन के प्रत्येक स्टेज के लिए कैल्शियम का होना अति आवश्यक है, इम्पोर्टेंट। फैक्टर 5 लेवाइल फैक्टर या प्रोएसिलेरिन, इस इसकी क्या रोल है, रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। छठा जो है एसिलेरिन है। सातवां है प्रो कन्वर्टिन चाहे स्टेबल फैक्टर। तो ये जो सातवां फैक्टर है वो एक्चुअल में एक्सटेंजिक पाथवे में देखेंगे तो एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10 इन एक्सटेंजिक पाथवे, क्योंकि सातवां एक्सटेंजिक पाथवे में एक्टिवेट करता है ओवरऑल फैक्टर 10 को। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है फैक्टर 8, और ये ध्यान रखने वाली बात है कि फैक्टर 8 जिसको एंटी हेमोफिलिक फैक्टर कहा जाता है, AHF, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, और इसी फैक्टर की कमी से हेमोफीलिया एक बीमारी है क्लोटिंग संबंधी, तो वो होता है जो जेनेटिकली होता है, जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होता है मदर के द्वारा। तो ये तो ओवरऑल ये भी जो है फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने में मदद करता है, तो इसका रिस्पॉन्स। फैक्टर 9 PTC, शॉर्ट में ये याद करने में आसानी, PTC प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। तो ये जो है फैक्टर 9 जो है ये इंट्रिंसिक पाथवे में काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है, जो ऊपर के डायग्राम से स्पष्ट है। फैक्टर 10 स्ट्राउट फैक्टर, तो ये देखो फैक्टर 10 तो अभी जो हम पाथवे जो देखे थे इसमें फैक्टर 10 देखिए, फैक्टर 10 जो है वो दोनों पाथवे के लिए कॉमन है, चाहे वो एक्सटेंजिक के थ्रू एक्टिवेट हो रहा है चाहे इंट्रेंजिक के थ्रू एक्टिवेट हो रहा है। तो इसलिए जो है ये दोनों एक्सटेंजिक और इंट्रेंजिक पाथवे के लिए आवश्यक। फैक्टर 11, फैक्टर 11 जो है वो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट कहा जाता है, और ये जो है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट जो कहा जाता है वो इसकी अगर कमी होगी तो ब्लीडिंग की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। फैक्टर 12 जो है वो सरफेस फैक्टर है, और ये जैसा नाम ही इसका है सरफेस फैक्टर, तो एक्टिवेटेड बाय रफ सरफेस गैस, गैस या रफ सरफेस द्वारा जो है ये एक्टिवेट होता है। तो ये और 10वां जो है जैसा कि अभी हम कह रहे हैं कि फाइब्रिन सोलुबल से फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर 13वां लास्ट फैक्टर है जो कि सोलुबल को इनसोलुबल में बना रहा है। तो इस तरह से ये टोटल जो है फैक्टर की जो है इसका हो गया। अब थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जो हम दो शुरू में प्रारंभ में दो सिस्टम बताएं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सिस्टम, तो इन दोनों सिस्टम में बेसिक दो तीन डिफरेंस है और बहुत सिंपल है। इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक
पाथवे जैसा कि ऊपर डायग्राम बताया कि ब्लड के द्वारा होता है, और ये इस एक्सट्रेंजिक में बाहरी फैक्टर है, यानी बाहरी आघात हुआ, चोट पहुंचा, इंजरी हुआ, तो उसकी वजह से टिश्यू डैमेज हुआ, ब्लड वेसल डैमेज हुआ, जिसकी वजह से ये इनिशिएट होता है। दूसरा डिफरेंस बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये बहुत स्लो होता है। इंट्रेंसिक चूंकि इट्स ब्लड द्वारा होता है तो ये स्लो होता है, इसमें 2 से 6 मिनट लग सकता है, लेकिन ये जो है दूसरी ओर वो बहुत फास्ट होता है, 15 सेकंड इसकी टाइम है। और ये जो है इनिशिएटेड बाय एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 12, ये फैक्टर 12 के द्वारा इनिशिएट होता है इंट्रेंसिक पाथवे, और एक्सटेंसिक पाथवे जो है फैक्टर 3 द्वारा एक्टिवेट होता है। तो ये चीज़ें हुआ। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ क्लोटिंग, ये तो पहला जो डायग्राम हम देखे थे उस डायग्राम में ही 3 स्टेज बताए थे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 जो है प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेशन हुआ है, स्टेज 2 का प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनने का, और स्टेज 3 जो हुआ फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनने का है। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब ब्लड क्लोटिंग रिट्रैक्शन, जो ब्लड क्लॉट जो बनता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी, क्या वर्चू, क्या कैरेक्टर होते हैं। तो जो क्लॉट का जो फॉर्मेशन होता है उससे जो ओरिजिनल वॉल्यूम होता है उसका 40% कम जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एक तो ये फिनोमेना हुआ। दूसरा, कॉम्प्रेस्ड फाइब्रिन मेसवर्क एस्क्यूज आउट सीरम, फाइब्रिन का एक नेटवर्क बनता है, एक जालीवत संरचना बन जाता है, वो कंप्रेस होने की वजह से जो है वो सीरम जो है बाहर की ओर निकल जाता है, सीरम का निर्माण होता है। तो आपने देखा होगा कि क्लोटिंग के बाद सीरम का निर्माण होता है। वैसे भी बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट के लिए भी सीरम बनाया जाता है, तो क्लोटिंग के बाद ही उसको जो है सेंट्रीफ्यूज करके सीरम हम लोग तैयार करते हैं। और इसमें जो प्रोटीन जो है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन और थ्रोम्बोएस्थिरिन, ये सब जो है प्रोटीन इसमें भाग लेते हैं। लास्ट इसका कैरेक्टर है एक क्लॉट इज मेसवर्क ऑफ फाइब्रिन, जैसा हम कह रहे थे फाइब्रिन का एक जालीवत संरचना होता है जिसमें कि ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, प्लाज्मा ये सब इंटेंगल हो जाता है, माने आपस में उलझ जाता है, फंस जाता है। तो ये सिंपल जो है क्लॉट का जो फॉर्मेशन हुआ उसकी विशेषता यहाँ पर ये बताया गया है। अब दो एक महत्वपूर्ण फिनोमेना है कि वो कौन कौन से फैक्टर है जिसमें क्लोटिंग जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन किया जा रहा है। अब ये क्या ये डिजायरेबल है कि क्लोटिंग प्रोसेस को कहाँ स्लो डाउन की आवश्यकता है और क्लोटिंग प्रोसेस को कहाँ फास्ट करने की, बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये दोनों ही डिजायरेबल है। अगर मान लिया जाए कि क्लोटिंग बॉडी के अंदर अगर क्लोट का फॉर्मेशन होता है तो वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जिसके वजह से हार्ट अटैक, जिसको मेडिकल टर्म में MI मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहा जाता है, तो वो क्लॉट के मतलब कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट के फॉर्मेशन होने की वजह से होता है कोरोनरी आर्टरी में। तो इसलिए जो है क्लॉटिंग बॉडी के अंदर जो है क्लॉटिंग होना अनडिजायरेबल है। तो उसको उस अवस्था में स्लो डाउन करने की जो फैक्टर्स है, जस्ट इसका फैक्टर से पहला है कूलिंग। कूलिंग कंडीशन में क्लोट फॉर्मेशन की प्रक्रिया स्लो होती है, सरफेस स्मूथ रहने पर भी स्लो होता है। और प्रिसिपिटेट अगर फाइब्रिनोजन द्वारा फाइब्रिनोजन को प्रिसिपिटेट करने के लिए अगर बाहर से साल्ट, सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करें तो स्लो डाउन हो सकता है। कैल्शियम को हटा देंगे तो भी प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन होगा। तो और चौथा जो है नेक्स्ट जो है कि एंटी कोगुलेंट का प्रयोग अगर एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए भी अगर ब्लड कभी निकाला जाता है तो वो क्लॉटिंग को स्लो डाउन करने के लिए, चाहे क्लॉटिंग को रोकने के लिए एंटीकोगुलेंट का प्रयोग किया जाता है। और बॉडी के अंदर ऑलरेडी एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो हेपेरिन होता है, जो ब्लड को ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट नहीं करने देता है। तो ये इसलिए ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। बाहर से एंटीकोगुलेंट बहुत सारे कंडीशन एंटीकोगुलेंट दिया जाता है, जैसे डाइक्यूमेरिन है, वारफेरिन है, ये सारे ड्रग एंटीकोगुलेंट ड्रग होते हैं जिनका जो है सीरियस कॉम्प्लिकेशन में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये तो चीज़ें हुआ। दूसरा फैक्टर
हास्टेनिंग क्लॉटिंग, यानी प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग को जो फास्ट करता है, बढ़ाता है, तीव्र करता है, तो वो सब फैक्टर। अब इसकी आवश्यकता क्यों होगी? एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है कि क्लॉटिंग होने से ब्लड का लॉस, ब्लीडिंग रुक जाएगा, ताकि ब्लड का लॉस नहीं हो। अगर कोई एक्सीडेंट होता है, ब्लड का ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लड का लॉस अगर हो रहा है, तो पेशेंट के लिए बहुत ही खतरे वाली सिचुएशन उत्पन्न हो सकता है, जिस कारण पेशेंट का मौत हो सकता है। तो इसलिए जो है एक नेचुरल फिनोमेना है, और ऐसे कंडीशन में जो अगर ब्लीडिंग हो रहा है एक्सीडेंट की वजह से, तो उसको ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो है प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग फास्ट होना चाहिए। तो प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग फास्ट होगा तो ब्लीडिंग चेक होगा। तो ये सब क्या है, पहला जैसे हीट हीट कंडीशन में जो है उल्टा उसका होगा, स्वाभाविक है, उसमें कूलता है, इसमें हीट होगा। प्रेशर, अगर हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, अगर वहाँ पर प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसको कपड़े से बांध, इसलिए तो अगर ब्लीडिंग का स्राव कहीं से हो रहा है तो उसको सूती कपड़े से बांधा जाता है, ताकि वहाँ पर जो है प्रेशर एक्सर्ट हो, ताकि जो है प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग फास्ट हो। ये एक प्राथमिक उपचार है। वेट सरफेस, स्वाभाविक है कि सूती कपड़ा इसीलिए तो लिया जाता है कि वो सरफेस उसका वेट हो जाए, और वो जो प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग को तीव्रता प्रदान करे। स्टीयरिंग, हिलाने डुलाने से। थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग को हमें फास्ट करना है, बढ़ाना है, तीव्र करना है, तो बाहर से अगर क्लोटिंग फैक्टर जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन देंगे तो प्रोसेस तीव्र होगा। थ्रोम्बिन देंगे, ये सब है। कैल्शियम आयन देंगे, एडिनेलिन का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सारे जो है वो प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग को बढ़ाने का है, और इससे संबंधित डिसऑर्डर रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग। प्रोसेस ऑफ क्लोटिंग से डिसऑर्डर कौन कौन है? तो एक तो हम पहले ही डिस्कस किए थे, डिसऑर्डर हेमोफीलिया, जो कि फैक्टर 8, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर AHF, तो जिसकी कमी की वजह से हेमोफीलिया होता है, जिसमें कि ब्लीडिंग होता है तो वो रुकता नहीं है। एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, जो कि जेनेटिकली एक बीमारी है। दूसरा है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट का फॉर्मेशन होना, तो ये भी बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफारेक्शन की घटना होती है। और तीसरा जो है थ्रोम्बो, इन दोनों में बेसिक अंतर यह है कि अगर क्लॉट ब्लड वेसल्स में हुआ और एक जगह रुका हुआ है तो थ्रोम्बोसिस कहलाता है, और वो ब्लड क्लॉट जो बना वो सर्कुलेट कर रहा है तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कहलाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग। थैंक यू वेरी मच।